उसी पर चर्चा करना, ये हमारा आग्रह है। नहीं तो 5 बार चर्चा में इन्होंने एजेंडा बनाया नहीं, एक तरफा प्रेजेंटेशन करवाते थे। आप बताइए, आपकी भूमिका बताइए। और उनका प्रेजेंटेशन कई स्लाइड्स वगैरह के द्वारा एनडीए सरकार ने कितना अच्छा किया इसी पर होता था। तो ये कोई चर्चा हुई? आज कैसी चर्चा होती है हमको देखना। दूसरा और अंतिम प्रश्न है, जैसे 2011 में नई सरकार बनी थी तो 10 साल होने का है, तो टीएमसी ने आपने बोला कि बहुत अच्छा काम किया, तो अभी कुछ काम अच्छा किया, कुछ काम बाकी है, ऐसा मैंने कहा। तो और बीजेपी मतलब इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस एज अ फॉर्मिडेबल फोर्स, तो आपको क्या लगता है बीजेपी इज गोइंग टू डू मतलब वेरी बैड? उनकी मशीनरी एंड उनकी मैकेनिज्म्स इस पर क्या बोले। बिहार का चुनाव इसका अत्युच्च प्रतीक है। बिहार में 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जबकि 100-150 2018-19 तक इसीलिए रुकी मोदी सरकार कि और बढ़े और फिर हस्तांतरित किए जाए। और ये कितना है ग्रॉस रेवेन्यू इनका? 2017 में होता था 21,54,000 करोड़, और वो एक साल भर में बढ़ा 18% से 25,43,000 करोड़ हो गया। इनकी इन्वेस्टमेंट इनमें करने देते गए। उन 2018 में थी 14,31,000 करोड़, 14.65% से बढ़ते हुए 2019 तक हुआ 16,40,000 करोड़। इनकी पूरी प्रॉपर्टी देखिए, इनका फॉरेन एक्सचेंज के अर्निंग्स देखिए, 5,22,256 करोड़ से ये बढ़े 6,64,000 करोड़ तक। इतनी कैपेसिटी। और इनके एम्प्लॉइज कितने? केवल बीएसएनएल की एक बात ले ले तो अभी 78,500 श्रमिकों को वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया है। कैसे कैसे साजिशें चलाई। जिन्होंने लोन्स लिए उनके लोन की अमाउंट अभी सैलरी से डिडक्ट करते हुए बैंक में नहीं भरी, जिस बैंक से लोन लिया था, इनसे इंटरेस्ट चालू है वसूल करना, और अमाउंट सैलरी जो भी थोड़ी बहुत मिलती है उससे निकालना, डिडक्ट करना चालू किया। ये लोग थक गए और वीआरएस भरने के लिए मजबूर हुए। 55,000 बच्चे हैं। इसमें ठेका मजदूरों की कल जो सभा हुई, क्योंकि बीएसएनएल ठेका मजदूर बचाओ कमेटी ने मुझे निमंत्रण दिया था, कई सारे और 2-3 यूनियंस भी वहाँ होंगे, कम अधिक सदस्यता होगी। हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए यूनियन विरुद्ध यूनियन का यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ यूनियंस विरुद्ध ये जो नॉन यूनियनाइज्ड पावर होल्डर्स है उनके खिलाफ का मामला है। इन्होंने 44 श्रमिकों के कानून कैसे रद्द किए। मैं भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में लड़ती हूँ। मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की हमारी यूनियन है। 1-2 मिल्स बिरला की बेची गई, अवैध निकली। उन्होंने हमको मिल्स देने का वायदा किया, आखिर में वो पलट गए। एक आध यूनियन ने भी पलटा खाई इसलिए, पर 92% श्रमिक अड़े हैं। पगार देना पड़ रहा है, वेतन देना पड़ रहा है, क्योंकि बंद। ये अगर ठेका मजदूरों की बात अगर इन सब में आप देखेंगे, प्राइवेट मिल्स हो कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, तो इनको तो कोई स्थान और सम्मान ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का था उसको रद्द कर दिया गया। आपने देखा, मैंने तो उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर से सबसे ज्यादा मजदूरों को पूना स्टेशन से रेलवे में बिठाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खाड़े जी और बंगाल सरकार बहुत ही साथ दे रही थी हमारी। केंद्र सरकार गूगल कर रही थी। वो कभी अचानक ट्रेन देते थे और कहते थे कि मुंबई में 4 घंटे में ट्रेन भर दो। ये क्या संभव था? हमारे बस्ती बस्ती में ये मजदूर रहने के लिए आए थे, अलग अलग सिटीज विद इन सिटीज से, और वो संभव नहीं था कि वो तत्काल आए और ये डिस्टेंसिंग वो डिस्टेंसिंग, सोशल तो हम मानते ही नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख पाते थे। आज भी 1 लाख किसान वहाँ कोई मास्क नहीं पहनते, एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं। पूरी नर्मदा किनारे के गांव में एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं है। तो आप मेरे आने से भी डरना नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये ऐसा खेल जो नोटबंदी के समय और फिर लॉकडाउन के समय किया, वो कैसा था, और इसका पूरा दोष केंद्र सरकार पर ही जाता है। और वही केंद्र सरकार ने अंतरराज्य श्रमिकों का कानून 1979 का, 1988 से हम लोग गन्ने काटने वाले मजदूर हो कि और हो, हम उस कानून को लेकर लड़ते आए। अब उन्होंने वो कानून खत्म किया।
2008 में नंदीग्राम संघर्ष के बाद हम लोगों का दिल दहला गया था। हम लोग जंतर मंतर पर ही बैठे थे 165 संगठनों के साथी, और 2008 का कानून हमने वहाँ मसौदे में हमारा सहभाग देते हुए बनवाया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एक्ट, आज वो भी खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 खत्म कर दिया, जिसके तहत सेस इकट्ठा करते थे बिल्डर से। महाराष्ट्र का उदाहरण दे दूं तो 7,000 करोड़ इकट्ठा हुआ, 700 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। पर आज बिल्डर्स और वर्कर्स उत्तर दिनाजपुर के हो, दक्षिण के हो कि मालदा के हो, सभी को बिठाते समय हमने उनकी जानकारी लेकर, आज भी हम पीछे पड़े हैं, वो चाहे गोदरेज की सिटी हो या नांदेड़ की सिटी हो महाराष्ट्र की। लेकिन साथियों, अब 44 कानून खत्म होने के बाद क्या हम लोग यही लेकर कोर्ट में खड़े हो? कानून का आधार ही एक प्रकार से खत्म करके 4 कानून नहीं बनाए, कोड्स बनाए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव में होता है, कोई उल्लंघित करता है, कहाँ कोर्ट में केस लड़ाई जाती है। ये कोड्स तो कमजोर लीगल बेसिस है, और ये एक और साजिश है, और इसमें भी श्रमिक संगठनों का पूरा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के बीएमएस भी कहीं ना कहीं चुपचाप आकर विरोध में शामिल होती है। ये आपको मैं कहती हूँ, कहीं तो उनकी यूनियन ही रहेगी नहीं। नॉन वर्कर्स को यूनियन में पदाधिकारी होने का यही इन्होंने खत्म कर दिया प्रावधान। तो ये जो वर्कर्स का ये है, उसके कारण ठेका मजदूर और आम कर्मचारी भी, प्राइवेट में कंपनियों के हो कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हो, आज पूरा अन्याय भुगतने वाले हैं। ये कहते हुए मैं आगे जाकर ये कहूँगी कि उत्तर बंगाल में आने से चाय बागान की परिस्थिति नहीं देखते तो और क्या देखते? सबसे पहले वही देखना था, क्योंकि जब पासारुल भाई के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद कलकत्ता पहुँचे थे भर बारिश में, तो ममता जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करके, पहले उनकी भी हिचकिचाहट थी कि इतने साल पुराना मुद्दा कैसे उठाए, लेकिन हमने समझाया कि भाई अगर मंदिर मस्जिद पहले पीढ़ियों पहले की बात उठ सकती है तो ये क्यों नहीं उठ सकती? आप केवल इतनी जांच करवा दो कि जमीनें वैध रूप से ली गई है कि अवैध रूप से। तो वो जांच उन्होंने एसडीएम से करवाई, और हमें खुशी हो गई कि कम से कम 1000 एकड़ जमीन वापस 2000 एकड़ वापस हो गई। अभी मैं देखने और मिलने जा रही हूँ, फ़ोन पर तो मिलती रहती हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि ये एक बहुत ही महत्व का कदम तृणमूल कांग्रेस ने उठाया। आज हमारी उनसे बहुत सारी अपेक्षा है, और वो केवल चुनाव के मद्देनज़र नहीं है। अब योगायोग से चुनाव है, पर कोई कल नहीं है दरवाजे में। तो मैं चुनावी माहौल में नहीं आई हूँ, मैं तो गैर चुनावी राजनीति के तहत हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि चाय की भी एमएसपी होनी चाहिए, और चाय बागान के मजदूर जो कि कम से कम 30-35 बागान बंद पड़ी है, उस बागान के मजदूर, जैसे ढेकला पारा हम गए थे, बंदा पानी की बात हमने सुनी, हम घुमजी पारा में गए, रात को 10 बजे तक हमारी जो मीटिंगें चली, उसमें महिलाओं की खास आक्रोश की बात जब हमने सुनी, तो हमको लगा कि जय जोहार स्कीम आई है, उसमें तहत पेंशन 1000 रुपया तो कम से कम मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज नहीं है, अनप्रोटेक्टेड होते हैं, ये मैं बार बार कहती, वो शब्द गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी संख्या वर्कर्स में 95% है देश में। तो उनको कम से कम 1000 रुपये पेंशन अभी घोषित की है, तो चलो वो तो हर एक को मिलनी चाहिए। जबकि स्वास्थ्य सुरक्षा की बात स्वास्थ्य साथी स्कीम से आई है, तो वो हर एक को मिलनी चाहिए। इन स्कीम्स का स्वागत करते हैं हम लोग, और वो महिलाओं के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वो जो है क्या आत्मनिर्भर भारत नहीं, आयुष्मान भारत योजना, उसकी हालत तो हम देखते हैं। 5 लाख मिलने वाला है, ये मालूम होते ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स 5 लाख का ही बिल्स बनाते हैं, 3 दिन भी आप रहे तो भी। और ये निजीकरण के ही कारण हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र में कि कोरोना टेस्ट भी मुफ्त नहीं देते हैं करोड़ों रुपए कमाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो हमको सरकार बचानी नहीं है, सरकारी जिम्मेदारी बचानी है, सरकारी स्पेस बतानी है। अब उसमें तो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हुए इन्होंने किसान कानूनों को लाए। आपको मैं पढ़ के बता सकती हूँ, जिस
एंट्री 33 ऑफ यूनियन लिस्ट के तहत ये कहते हैं कि हमको अधिकार है। वो 33 एंट्री क्या है आप खुद पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन लेकर। एंट्री 14 है कृषि, जो स्टेट लिस्ट में है, उसके तहत राज्य का अधिकार ये नकार रहे हैं और उनके मंडी कानूनों को ये बदल रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। तो उसी प्रकार से हर स्कीम प्रधानमंत्री के नाम, ये कहाँ से आई भाई? ऐसी तो बात पहले नहीं होती थी, पर अब वो स्वास्थ्य के नाम और जोहार के नाम आई है तो हम खुशी है। लेकिन उसका लाभ हर चाय बागान की महिला पुरुषों तक पहुँचे, ये हमारा आग्रह है। और ये तभी पहुँचेगा जबकि आधार कार्ड की गड़बड़ियाँ, कुछ कागजातों की कमियाँ, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। हमको जो जानकारी है कि सब लोग मानते हैं कि ममता दीदी ने तो ये कर दिया, लेकिन भाई स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं पैसा मांगा जाता है आधार कार्ड में संशोधन करने में भी। तो हमारा आग्रह है कि आज की पश्चिम बंगाल की सरकार पहले तो भ्रष्टाचार से हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करवाए ताकि अच्छी योजनाओं का पूरा पालन और अमल हो पाए। जहाँ तक चाय बागान के बंद पड़ने का सवाल है, हम लोग इतने सालों से ये सवालों को देखते हुए, हमारे अमिताभ दा, हमारे पासारुल भाई, इनमें काम रचनात्मक कार्य में अमिताभ दा ज़्यादा है। इन्होंने धान खरीदा हजारों चाय बागान के किसानों ने। पर आज जो चाय बागान बंद पड़ी है उसमें कुछ कुछ प्राइवेट बागान होल्डर्स आए हैं। वो लैंड होल्डर्स नहीं है, वो बागान होल्डर्स है। वहाँ मेंटेनेंस और वो बुशेस, वो छोटे छोटे पौधों की व्यवस्थित रक्षा करके, छटाई करके उसको बचाना था। जैसा कई सारे नांगलदा चाय बागान अच्छी तरह से चल रही है। जहां भी कोई राजस्थान के मालिक है, उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाला और चलाई तो हो गया। लेकिन आज जो बागान बंद पड़ी है उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो 100 से 150 रुपया प्रतिदिन का दे रहे हैं, जो मिनिमम वेजेस में नहीं आता। खैर वो एक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन नहीं आता, कुछ तो कोड में है। और महिलाएं अधिक काम करती है। तो आज उन्हीं वर्कर्स को बागान बंद करने के कारण और जहां चल रही है वहां कम से कम मजदूरी मिलने के कारण कहीं अवैध पत्थर की खदानों में काम करना पड़ रहा है। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं सालों से, जिन्होंने 8 दिसंबर के भारत बंद में भी हिस्सा लिया और कल भी 1 जनवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रक्स अवैध रेत खनन से जा रहे हैं। तीस्ता के कैनाल के मुद्दे पर मैं आई थी, दार्जिलिंग में जब उपवास हुआ था गोरखालैंड का, तब भी आई थी। आज हमने देखा कि ये अवैध रेत खनन अगर रोकेंगे नहीं, ये अवैध क्रशर्स अगर रोकेंगे नहीं, तो जो हालत नर्मदा की हो रही है वही हालत सब जगह हो जाएगी। हमने 40,000 परिवारों को पुनर्वास तो देने के लिए मजबूर किया, 20,000 को जमीन ली नर्मदा में, एक ही बांध में। लेकिन उसके आगे चलकर नर्मदा बचाओ की बात, हर नदी बचाओ की बात करनी है तो 27 फरवरी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और एनजीटी के 2013 के आदेशों के अनुसार अवैध रेत खनन और क्रशिंग रोकना बहुत जरूरी है, तभी नदियां बचेगी तीस्ता के साथ। मैं बस 1-2 मिनट और लेती हूँ और रुकती हूँ। ये जो चाय बागान की बात है उसका हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो 13 रुपए से पत्ती ली जाती है। समझो 4 किलो पत्ती मतलब पत्ता, पत्ते में से अगर 1 किलो चाय बनती है तो आप समझिए कि वो 1 किलो चाय की भी कीमत कितनी होनी चाहिए। समझो 4 गुना करो, 13 चौक करो, और उसके बाद कितने रुपए में चाय पत्ती मतलब तैयार चाय बेचा जाता है और आप खरीदते हैं, कितने गुना प्रॉफिट होता है ये आप समझिए। तो हम तो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी 1 रुपये लागत पर 1.5 रुपया मांग रहे हैं। उसकी कीमत अगर लगाए तो आज कपास का मैं उदाहरण देती हूँ, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ कपास के हिमालय खड़े होते हैं। आज भी सैकड़ों गाड़ियां एक मंडी में खड़ी। क्या होता है, 5,850 ज्यादा से ज्यादा एमएसपी है, 4,400 ही देने के लिए मजबूर करती है सीसीआई, जो केंद्र सरकार का कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। वो मिल वालों के साथ गठबंधन करके एक एक गाड़ी ऑक्शन में लेने के लिए मिलों पर सौंप देता है, खुद नहीं खरीदता है।
मैं खड़ी रहती हूँ पूरा दिन मंडी में हमारे कार्यकर्ता समूह के साथ, तब जाकर उनको लेना पड़ता है। ये अनुभव महाराष्ट्र की आदिवासी मंडी हो या मध्य प्रदेश की समृद्ध खेती क्षेत्र, तो ये जरूरी है कि हम समझे कि लागत लाभ में न्यूनतम भी क्यों, ऑप्टिमम तो होना चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, लेकिन वो भी आज घोषित नहीं है। तो चाय में भी यही हो रहा है। 176 रुपया भी कमाने के लिए उनको टारगेट पूरा करना पड़ता है 15 किलो पत्ता तोड़ने का। अब वो जो गरीब, दलित, विधवा महिला नहीं कर पाती है तो उसको 176 रुपया भी नहीं मिलता है। हमारा ऐलान है कि तत्काल ये मिनिमम वेज जो है वो MSP घोषित करके चाहिए, तो ताकि उसका फायदा मालिक को भी मिलेगा, पर वो मजदूर के मुंह तक जाना चाहिए और उसकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए। 176 नहीं, कम से कम 250 होनी चाहिए, जो मिनिमम वेज कई देश के जोन्स में है। और तो और ये चाय बागान में रह रहे हैं, चाय बागान की जमीन पर रह रहे हैं। ये जमीनें जैसे यहाँ आदिवासियों से ली गई थी, कई वैध अवैध रूप से ली होगी, उसकी खोज जब होगी तब इतिहास निकलेगा। लेकिन अब इतिहास खोदने के बदले भविष्य की सोचो। जो वहां रह रहे हैं, वहां की निर्मला, वहां की देविका, वहां की हेमलता क्या कह रही है कि हम बागान की जमीन पर होते हैं तो हमको ना टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.